आज हम फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ने वाले हैं। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेट में बहुत सारी चीज़ें अब कम कर दी हैं सीबीएसई ने। हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, इससे पहले हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक देश की अपनी करेंसी को छोड़ करके दूसरे देशों की करेंसीज उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज है। और देखें तो हम जैसे इंडिया है, इंडिया के लिए डॉलर फॉरेन एक्सचेंज है, हमारे लिए पाउंड जो है, यूरो जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है, यूएस के लिए रुपी एक फॉरेन एक्सचेंज है। और रेट का मतलब द रेट एट विच टू करेंसीज आर ट्रेडेड। दो करेंसीज को जब ट्रेड, देखिए ट्रेडेड का मतलब है कि सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज जो होती है इनकी जिस रेट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, तो ये एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है कि द रेट एट विच टू करेंसीज आर ट्रेडेड। यानी कि अगर आपको रुपए दे करके और डॉलर खरीदना है तो 75 रुपए दीजिए, $1 खरीदिए। अगर आपको डॉलर दे करके रुपए लेने हैं तो $1 दीजिए और 75 रुपए लीजिए। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज कहाँ, एक चीज और आती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट द प्लेस वेयर द करेंसीज आर ट्रेडेड। करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आप लिख सकते हैं। करेंसीज से मतलब ही यही आएगा, वेयर करेंसीज आर ट्रेडेड और वेयर करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर ट्रेडेड। अब देखिए जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये दो तरह का है। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम देखें तो ये दो तरह का है। एक है मार्केट पे डिपेंड करता है। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है स्पॉट मार्केट और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। और इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है स्पॉट, या जिसको बोला जाता है करंट एक्सचेंज रेट, और एक होता है कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट। देखिए स्पॉट मार्केट का मतलब क्या है। स्पॉट मार्केट वो फॉरेन मार्केट है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है जो ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शंस को करता है। अभी के अभी आपने कोई लेन देन किया, उसकी पेमेंट आप अभी करेंगे। लेकिन फॉरवर्ड मार्केट जो है वो फॉरवर्ड मार्केट कहता है कि लेन देन तो आज हो गया, सामान वगैरह जो भी करना था वो तो कर लिया, लेकिन जो पेमेंट है वो पेमेंट किसी फ्यूचर डेट को की जाएगी। यहां पर मेन मोटिव होता है स्पेकुलेटिव गेन्स। स्पेकुलेटिव गेन्स यानी कि हो सकता है कि उस दिन सेलर और बायर, देखिए हो सकता है कि जो डेट डिसाइड की गई उस डेट को फायदे में सेलर हो और हो सकता है उस डेट को फायदे में बायर हो। तो ये एक स्पेकुलेशन है, एक इमेजिनेशन, एक एक्सपेक्टेशन है कि उस दिन ऐसा हो सकता है। तो स्पॉट मार्केट में जो रेट ऑफ एक्सचेंज चलता है वो करंट एक्सचेंज रेट होता है, और फॉरवर्ड मार्केट में जो चलता है वो कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट होता है। द रेट फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जो होता है, द रेट विच इज इन फॉरवर्ड मार्केट इज कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट, एंड करंट एक्सचेंज रेट इज द रेट प्रिवेलेंट इन स्पॉट मार्केट। अब हम देखें कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब हमारे पास आता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इसका क्या क्या फायदा है, क्यों है ये चीज। तो यहां से हमें थोड़ा सा हम देख रहे हैं, हालांकि यहां से क्वेश्चन मुश्किल ही बनता है। इसके एक फायदा है और वो है क्रेडिट। इसका एक फंक्शन है क्रेडिट फंक्शन, और एक फंक्शन है हेजिंग फंक्शन, और एक है ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। हम इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर, देखिए अब आप देखें कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई पर्सन ए है, ये हम दो कंट्रीज मानते हैं कि इंडिया है, यह हम मान लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट,
और ये है यूएस। तो यूएस में अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है तो आप उनको डॉलर देंगे, और इंडिया में कोई चीज खरीदनी है तो रुपए देंगे। मान लीजिए पर्सन ए है इंडिया का और पर्सन बी है यूएस का। पर्सन ए यूएस से कोई चीज खरीदना चाहता है, वहां से कोई चीज खरीदना चाहता है, तो इसको पेमेंट किस में करनी पड़ेगी? डॉलर में करनी पड़ेगी। लेकिन इसके पास तो है रुपए। बी जो है वो इंडिया से कोई चीज खरीदना चाहता है तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी रुपए में, लेकिन उसके पास तो है डॉलर। तो ये दोनों क्या करेंगे? अपने रिस्पेक्टिव करेंसीज लेकर के, ये रुपए लेकर के, और कहां चला जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में चला जाएगा। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर के क्या कहेगा कि आप जो है हमें ये करेंसीज वो करके दीजिए, आप अपना रुपए दे करके, और वहां से डॉलर ले लेगा। और अगर वो सेम डे में ही कर रहा है तो वहां पर स्पॉट मार्केट अगर देखें हम इसमें तो करंट एक्सचेंज रेट पे हो जाएगा, और फ्यूचर की किसी डेट को स्पेसिफाई किया गया तो फॉरवर्ड मार्केट हो जाएगा। ये दोनों एक ही हैं, बस डेट्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, सेम पर्सन ये जाएगा। तो यहां पर आपने क्या किया? आपने अपनी परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर दिया। अब ये आदमी क्योंकि यहां से इसको डॉलर मिल गया तो ये वहां पर जा करके और चीजों को खरीद सकता है। दूसरी बात, हेजिंग फंक्शन। मैंने हेजिंग फंक्शन आपको बता दिया। हेजिंग फंक्शन जो है इसका क्या मतलब है? ये स्पॉट मार्केट में नहीं होता, ये केवल फॉरवर्ड मार्केट में होता है। हेजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि भाई आप आज की बजाय किसी फ्यूचर डेट के ऊपर काम करें जहां आपको हो सकता है कि कोई फायदा हो जाए। क्रेडिट फंक्शन की बात क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि क्रेडिट का क्या, कि आपके नाम पर उस दिन पेमेंट कर दी गई और एक स्पेसिफाइड डेट वहां पर बताई गई कि इस डेट को, मान लीजिए यहां से इसको कुछ मंगवाना था यूएस से, तो इसने यहां पर कोई भी पर्सन था उसने मंगवा दिया, ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफाइड डेट बता दी कि इस तारीख को जो है आप पेमेंट करेंगे। तो एक काइंड ऑफ क्रेडिट भी यहां पर अवेलेबल रहा, ये फंक्शंस में था। अब देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो है हमें स्पॉट और ये तो देखे, लेकिन अब हमें 3 इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पढ़ने हैं और बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, जिनमें पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। देखिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स के अंदर जब किन्हीं दो के बीच में गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करे, मार्केट फिक्स ना करे बल्कि गवर्नमेंट फिक्स करे। इसमें 2 टाइप थे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को गवर्नमेंट फिक्स कर रही है। यहां पर एक था गोल्ड स्टैंडर्ड और एक आया बाद में ब्रिटन वुड्स एडजस्टेबल पेग सिस्टम। देखिए गोल्ड सिस्टम में क्या था, इन्होंने क्या किया कि गोल्ड को जो है एक सेंट्रल वैल्यू दे दी, एक सेंट्रल वैल्यू गोल्ड को असाइन कर दी। आपने देखा कि $1 75 रुपए के बराबर है। इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए गवर्नमेंट्स खुद अपनी गोल्ड की वैल्यू को स्पेसिफाई करते डिपेंडिंग कि उनके पास गोल्ड कितना है, क्योंकि गोल्ड एक स्कैर्स मेटल है। मैंने आपको करेंसीज प्रिंट करने वाले में भी बताया था कि पहले गोल्ड सिस्टम होता था, गोल्ड के रिजर्व्स रखे जाते थे, कन्वर्टेबल पेपर करेंसी स्टैंडर्ड होता था। 10 रुपए जाएंगे तो 10 रुपए की वैल्यू का गोल्ड मिल जाएगा। तो गोल्ड की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मान लीजिए यूएस ने फिक्स किया कि $1 इज इक्वल टू 2 ग्राम गोल्ड है, ठीक है। और रुपए को देखते हुए रखा गया कि मान लीजिए $1 जो है वो 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है, ठीक है। या रिवर्स कर लीजिए क्योंकि गोल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व्स वहां हैं, तो 4 और 2 इस तरह की बात है कि 4 ग्राम गोल्ड में $1 मिलेगा और 2 ग्राम गोल्ड में $1 मिलेगा। तो अब देखा जाए तो यूएस को बराबर करने के लिए, यानी कि इन दोनों के बीच में, अब ऐसे सभी करेंसीज को डिफाइन किया गया, तो अब 2 करेंसीज के बीच में क्या रेट ऑफ एक्सचेंज होगा उसको इस गोल्ड वैल्यू से देखा गया कि भाई $1 कितने रुपए के बराबर आएगा? $2 के बराबर। ये एक्सचेंज रेट बना। कैसे बना?
देखिए 1 यूएस डॉलर 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है और 1 रुपए में 2 ग्राम गोल्ड है, तो 2 रुपए में 4 ग्राम गोल्ड होगा, 2 रुपए में 4 ग्राम गोल्ड होगा, यानी कि 1 यूएस डॉलर के बराबर आ पाएगा। तो 1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 2 रुपीज। जब 2 रुपीज में ये चीज आ जाती है तो यहां इस तरह से गोल्ड को सेंटर रखते हुए आपने एक्सचेंज रेट्स डिटरमाइन किए। लेकिन बाद में गोल्ड की स्कैरसिटी को लेते हुए चीजें बढ़ती चली गई और एडजस्टेबल पेग सिस्टम, ब्रिटन वुड्स एडजस्टेबल पेग सिस्टम आया 1944 के अंदर, जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बने। ब्रिटन वुड्स एक जगह का नाम है। देखिए इसमें क्या किया गया कि डॉलर को रिप्लेस कर, अब गोल्ड को रिप्लेस कर दिया डॉलर से, कि डॉलर अब सेंट्रल वैल्यू। क्या किया कि 1 ग्राम गोल्ड, मान लेते हैं एग्जांपल के रूप में कि गोल्ड के साथ एक फिक्स प्राइस पर डॉलर फिक्स किया गया। 1 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू $1। मैं मान लेता हूं फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड फिक्स है। अब ये स्टैंडर्ड जैसे ही फिक्स किया गया कि 1 ग्राम गोल्ड $1 के बराबर होगा, सभी करेंसीज ऑटोमेटिकली किसके बराबर चली गई? डॉलर के बराबर चली गई अपने आप। देखिए 1 रुपए में 2 ग्राम गोल्ड था, अब यहां पर देखा जाए तो 1 रुपए में $2 बन गए। सीधा सीधा आ जाएगा ना, 1 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू $1, ये वैल्यू फिक्स कर दी गई मान लेते हैं। तो सभी करेंसीज जो गोल्ड के साथ एडजस्टेड थी वो किसके साथ एडजस्ट हो गई? अब यूएस डॉलर के साथ। हालांकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने की इजाजत थी, अगर आईएमएफ अलाउ कर देता तो इसको एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी बोला जाता है, बिकॉज सम एडजस्टमेंट्स वर अलाउड। ये दोनों फिक्स्ड के पार्ट हैं। देखिए गोल्ड वैल्यू जो असाइन की गई थी, ये गोल्ड वैल्यू जो असाइन की गई थी, एक करेंसी 2 ग्राम गोल्ड, इसको बोला जाता है मिंट पार वैल्यू ऑफ करेंसी और मिंट पैरिटी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। मिंट पार वैल्यू ऑफ करेंसी या मिंट पैरिटी गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आता है। अब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को देखते हैं। अब हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को देखते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहा जाता है और फ्लेक्सिबल इसको कहा जाता है फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज या फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जो है किसी भी करेंसी की, वो उसका एक्सचेंज रेट फाइनल करती है। यहां हम थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिवाइज करेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। मान लेते हैं हम एक ग्राफ लेते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां पर है किसी एक कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई, क्वांटिटी लिखी गई है यहां पर, कुछ भी क्वांटिटी है, 5 किलो 10 किलो ऐसे करके कोई भी, और यहां पर उस चीज की प्राइस है। और मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि हमने एग्जांपल लिया है ऑनियन का। हमें पता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो ये डीडी है हमारा डिमांड कर्व है, और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो ये एसएस हमारा सप्लाई कर्व है। जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दोनों कर्व्स, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और यहां पर इसकी डिटरमाइन होती है प्राइस, कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए ये प्राइस हो। ठीक है, अब हम मानते हैं कि किसी भी कारण से इसकी डिमांड बढ़ जाती है और नई डिमांड कर्व क्रिएट होती है D1। देखिए ये नया डिमांड कर्व आता है D1। इस नए डिमांड कर्व से क्या होगा? सप्लाई नहीं बढ़ी, बस डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ जाने के कारण क्या होगा कि अल्टीमेटली अब इसकी इक्विलिब्रियम प्राइस यहां शिफ्ट होगी, यहां से, और यहां शिफ्ट हो जाएगी, और नई प्राइस आएगी P2, नई प्राइस आ गई। वहीं अगर ये डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड चला जाता है, यानी कि इसकी डिमांड कम हो जाती, फॉर एग्जांपल इसकी डिमांड गिर जाती, D2 हो जाता ये, तो क्या होता? तो अब इक्विलिब्रियम प्राइस नीचे आती,
यहां प्राइस जो होती वो नीचे आ जाती, यहां ये E1 पॉइंट था, ये E2 पॉइंट आता, सप्लाई सेम है। यहां पर अब नई प्राइस लेवल ये है, तो जब आपने यहां देखा तो ये गिर गया, अब P3 आ गया। हालांकि ऐसे सिचुएशंस में क्या होता, देखिएगा ये हमने एक तरफा देखा है, सिर्फ एक तरफा। अब हम एक बार सप्लाई को भी देखते हैं, फिर मैं इनको मर्ज करके समझाऊंगा। लेकिन हालांकि बस एक ही चीज हमने देखी कि जब डिमांड बढ़ जाती है किसी चीज की, सप्लाई कांस्टेंट रहने पर, टेकिंग सप्लाई कांस्टेंट, इफ द डिमांड इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ दैट स्पेसिफिक कमोडिटी इंक्रीजेस, एंड कीपिंग द सप्लाई कांस्टेंट एंड द डिमांड फॉल्स, क्या होता है कि प्राइस गिर जाती। सप्लाई के केस में हम देखते हैं, हमने यहां पर सेम चीज ली, यहीं पर प्राइस है और यहां है डिमांड और सप्लाई। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। P इक्विलिब्रियम प्राइस थी, E इक्विलिब्रियम पॉइंट है इन दोनों के बीच का, Q इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है। अब हम मानते हैं कि सप्लाई बढ़ गई, और याद रखिएगा ये बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इस डायग्राम में तो ऊपर की तरफ देखिए, यहां से ये ऊपर चला गया और यहां डाउनवर्ड आ गया डिमांड में। तो दोनों साइड क्या होता है कि जब सप्लाई बढ़ती है, जब सप्लाई बढ़ जाती है, शिफ्ट, यहां पर भी हमने देखा कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि शिफ्ट इन सप्लाई कर्व तो राइट साइड में होते हैं जब बढ़ते हैं। तो सप्लाई कर्व जब बढ़ेगा तो राइट साइड में इस तरफ आ जाएगा। मान लीजिए नया सप्लाई कर्व ये है S1 S1, जब नया सप्लाई कर्व ये है तो नया इक्विलिब्रियम क्या आएगा। देखिए सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कांस्टेंट है, इसमें क्या हमने अजम्पशन ली है, अजम्पशंस देखिए, यहां अजम्पशन है कि सप्लाई कांस्टेंट है, यहां क्या अजम्पशन है कि डिमांड कांस्टेंट है। जब डिमांड कांस्टेंट है किसी चीज की और उसकी सप्लाई बढ़ जाए, खरीदने वाले कम हैं, मांग बहुत कम है लेकिन ज्यादा उसमें वो अवेलेबल है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे, देखिएगा ध्यान से समझिए, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी दुकानें बहुत प्रचलित हैं, बहुत फेमस हैं, वहां से दो चीजें निकल जाएंगी। लेकिन छोटे दुकानदार जिनकी इतनी ज्यादा नहीं है मार्केट में कैप्चर, मार्केट में इतना ज्यादा उनका वो नहीं है, उनके पास कुछ अनवांटेड स्टॉक्स बचेंगे, तो सोचेंगे कि इसकी प्राइस कम करके निकालो यार। और यही होता है कि अब जैसे ही शिफ्ट हुआ, E से E1 आया, तो क्या होगा, प्राइस डाउनवर्ड चली गई, नई इक्विलिब्रियम प्राइस P1 आ गई सप्लाई बढ़ने पर, ठीक है। अब हम देखें कि अगर सप्लाई गिर जाती, मान लीजिए इस चीज की सप्लाई कम हो जाती, तो क्या होता, तो अपवर्ड चला जाता ये, S2 चला जाता। अब क्या होता है इसमें, इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर की तरफ गया है, थोड़ा ऊपर गया, कहां पर, ये E था, ये E पॉइंट था, और ये जो पॉइंट है ये E2 पॉइंट आ गया। अब प्राइस क्या हो गई कि प्राइस आप देखेंगे तो प्राइस बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई है, Q3 आ गया, और यहां पर P2 प्राइस आ गया। यानी कि जब आप इस चीज को देखें कि assuming या taking demand as constant, if the supply of a particular commodity increases the price will fall, ठीक है, and keeping the demand as constant, if the supply of a particular commodity decreases the price will rise। obvious सी बात है कि डिमांड तो ठीक थी लेकिन सप्लाई जो है उसकी शॉर्टेज हो गई, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगा। ये तो हमने देखा। अब देखिएगा इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ यहां से हम जो है ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि जब डिमांड कर्व बढ़ा, डिमांड कर्व में शिफ्ट आया, अगर उतना ही शिफ्ट, जैसे ये D1 था, अगर इतना ही शिफ्ट सप्लाई में भी आ गया होता, सप्लाई भी बढ़ गई होती, तो क्या होता। देखिएगा ये D1 था,
मान लेते हैं सप्लाई बढ़ जाती, ठीक है, ये सप्लाई बढ़ गई, S1 आ गया, सप्लाई भी बढ़ गया, तो क्या होता इससे? कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रह जाता, इक्विलिब्रियम प्राइस वही रह जाता, जितनी डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई बढ़ जाती तो बराबर रह जाता। अब मान लीजिए जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी, इस केस में हम यहां पर भी देखें तो क्या क्या होता है, देखिए यहां एक सिचुएशन थी जिसमें सप्लाई कम हुई, जैसे ही सप्लाई कम होगी अब यहां पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बिहेवियर को देखेंगे थोड़ा सा, क्या बिहेवियर होगा इन दोनों का। देखिए जब सप्लाई ज्यादा हो गई, प्राइस कम आ गई, तब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा इसको समझ गए तो ये भी आ जाएगा। जैसे ही प्राइस कम हुई तो प्रोड्यूसर तो ये, क्योंकि प्राइस तो कम आएगी सप्लाई ज्यादा होती है, तो प्रोड्यूसर तो ये चाहता है कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है, मेरा तो नुकसान हो रहा है। लेकिन कंज्यूमर क्या चाहता है, जैसे ही उसको पता चला कि पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम हो गई तो उसको ज्यादा खरीदने के लिए जाएगा। प्लस में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पहले उस कमोडिटी को खरीद नहीं सकते थे क्योंकि वो उस इनकम ग्रुप में नहीं थे, अब जैसे ही उसकी प्राइस कम हुई और वो उस खरीदने लायक हुए तो ये लोग चले गए यहां पर कि यार खरीदेंगे। तो जैसे ही इन्होंने खरीदना शुरू किया, सप्लाई आई और ये लोग टूट पड़े कि ले लो फटाफट, तो क्या होगा, जैसे ही कंज्यूमर्स डिमांड बढ़ा देंगे तो अपने आप ये जो चीज है ये शिफ्ट हो जाएगी। ये सप्लाई और डिमांड अपने आप मार्केट में कैसे बैलेंस हो रही है, यही तो है कि जब सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस कम, कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे और उस एक्सटेंसिव सप्लाई को जो है वहां से स्क्वीज आउट कर देंगे, जिससे प्राइस फिर बढ़ जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी। अब यहां पर सप्लाई कम हो गई, सप्लाई कम हो गई तो क्या होगा, अब प्रोड्यूसर क्या चाहता है, सप्लाई कम होते ही प्राइस ज्यादा है, अब प्रोड्यूसर चाहता है कि ले लो यार, अब मुझसे कोई ले ले, मैं प्रॉफिट कमा लूं इससे। लेकिन कंज्यूमर्स क्या कहेंगे कि नहीं यार अभी तो बहुत महंगा है, हम ये चीज अभी नहीं बाद में लेंगे, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, उस चीज को लेना बंद कर देंगे। तो अब ये जो शॉर्टेज थी सप्लाई की ये अपने आप बैलेंस हो जाएगी और वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वर्क इन दिस मैनर कि किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है और ऐसे में लोग ज्यादा खरीदारी करने लगते हैं, उस एक्सेस सप्लाई को भी यूज कर लेते हैं एंड अगेन द सप्लाई एंड डिमांड्स कम्स इन इक्विलिब्रियम। जब सप्लाई घट जाती है तो प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहता है ताकि उसको प्रॉफिट मिले, लेकिन कंज्यूमर क्या सोचते हैं उस समय, कंज्यूमर बिहेवियर, रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा कि उस समय नहीं खरीदारी करेगा, जिससे कि क्या होगा, वो डिमांड कम होती चली जाएगी और फिर से वो दोनों एक स्टेट ऑफ बैलेंस में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे। अब यही हमारे जो है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर आएगा, किसके साथ, हमारे एक्सचेंज रेट के साथ। अब ध्यान से देखिएगा क्या मैं बताने वाला हूं, आसान हो गया क्योंकि आप ये समझ चुके हैं। अब हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। देखिए मान लेते हैं हम, वही दो डायग्राम्स हमें बनाने हैं अभी भी। इस तरफ क्या है, करेंसीज की डिमांड एंड सप्लाई है, क्वांटिटी, और इस तरफ क्या है, एक्सचेंज रेट है। ये उसकी डिमांड कर्व है। मैं आगे आपको ये बताऊंगा अभी एक समझने के बाद कि डिमांड कब की जाती है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को हम समझेंगे, और ये उसकी सप्लाई। ये जो R1 है यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज है, R लगा लीजिए इसको, ये फिक्स है, मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम है ई पॉइंट के ऊपर, और R क्या कहता है, R कहता है कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, दिस इज R अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। और वो कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। डिमांड बढ़ जाती है फॉरेन एक्सचेंज की, जैसे ही डिमांड बढ़ती है, डॉलर के हम उसको ले रहे हैं, डॉलर की डिमांड मान लीजिए बढ़ गई, शिफ्ट आया D1, जैसे ही शिफ्ट आया तो क्या होगा
की शिफ्ट होते ही प्राइस लेवल यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ी है मार्केट में। आप ऊपर गए, देखिएगा मैं डॉलर को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डॉलर इज नाउ कोर ऑफ द सिस्टम। अब डॉलर चल रहा है हर जगह, इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है, डॉलर में एक्सचेंजेस होते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर आप यूरो में कर सकते हो, वो सब बातें, लेकिन इंटरनेशनली कहां चलेगा, डॉलर में। तो डॉलर के पास कोर ऑफ द सिस्टम है इस समय डॉलर। तो अब हम डॉलर को समझ रहे हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, डॉलर की सप्लाई घटेगी इन केसेस में। मान लेते हैं कि अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ते ही उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ और R1 आ गया, और R1 क्या कहता है, R1 कहता है कि $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। ठीक है, मान लेते हैं कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस डिमांड फॉर डॉलर फॉल्स, डिमांड गिर जाती है किसी भी करेंसी की। आप देखिए यहां पर डॉलर लिया हुआ है, आप युआन के साथ या किसी के साथ भी करें, जैसे ही आपकी डिमांड गिरी तो क्या होगा, अब आपकी प्राइस नीचे आ जाएगी, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, और यहां पर क्या होगा, ये पॉइंट आएगा अब की बार, और इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा आपके पास, R2 आ जाएगा। तो R2 क्या कहता है, R2 इज इक्वल टू, डॉलर की डिमांड घट गई थी अब की बार, तो R2 इज इक्वल टू 70 रुपीज, 65। ये दो केसेस क्या दिखा रहे हैं, देखिए जब डॉलर 70 रुपए था, इसका मतलब था कि आप 70 रुपए की चीजें खरीद सकते हैं भारत से $1 में। ठीक है, जब R1 आया, जब डिमांड बढ़ गई थी, तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या बन गया, 75 रुपए। अब आप 75 रुपए की चीजें खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि डॉलर मजबूत हुआ, और जब डॉलर आपकी करेंसी के बराबर कोई दूसरी करेंसी मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होता है। याद रखिएगा वर्ड्स, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होता है, तो आपकी करेंसी क्या हो गई, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन यानी कि उसकी वैल्यू गिर गई है। 70 रुपए की चीज ले सकते थे, पहले आप 75 की खरीद सकते हैं। आप इनको भी डिटेल में देखेंगे कि डेप्रिसिएशन के भी अपने अपने फायदे हैं। जब 65 हुई, अब क्या हुआ, अब क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर गया है। समझिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बोला जाता है तो उसका मतलब आपकी करेंसी के वे में देखना है। सपोज समवन सेज कि फॉरेन एक्सचेंज रेट हैज जो है बढ़ गया है, राइज हो गया है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, तो जब राइज हो गया है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। फॉरेन एक्सचेंज रेट राइज हो गया, पहले 1.70 था, अब 1.75 हो गया, राइज हो गया, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट। व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट्स। अब कहा कि अब जैसे ही ये कहा कि रेट ऑफ एक्सचेंज हैज फॉलन, यानी कि गिर गया है, 1.65 हो गया 1.70 से, तब आपकी क्या होगा, अब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन हो गया। एप्रिसिएशन क्यों हुआ, क्योंकि अब पहले के मुकाबले आप कम चीजें खरीद सकते हैं इंडिया से। अब हम डेप्रिसिएशन के बारे में देखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, एप्रिसिएशन के बारे में भी देखेंगे क्या है। लेकिन ये डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कहां देखेंगे, मैनेज्ड फ्लोटिंग में। यहां तो हमें बस इस सिस्टम को देखना है, मैनेज्ड फ्लोटिंग में तो बहुत डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। अब मान लीजिए सप्लाई के पर्सपेक्टिव से देखें हम, ये एक्सचेंज रेट है और यहां पर डिमांड एंड सप्लाई है। ये R वही है 1:70। अब मान लेते हैं कि सप्लाई इंक्रीज होती है, सप्लाई बढ़ जाती है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वो भी हम देखेंगे क्यों बढ़ती है। सप्लाई जैसे ही बढ़ी तो सप्लाई कर्व में शिफ्ट आ गया, S1 आ गया।
तो नया रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, नया रेट ऑफ एक्सचेंज अब नीचे गिर जाएगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है उस पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी की, और जिस इस एग्जांपल में डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, तो डॉलर आ गया Q1, सप्लाई बढ़ गई है डॉलर की, ये R1 आ गया। अब की बार R1 क्या है, अब की बार R तो था 1:70, R1 क्या आ गया 1:65, और मान लीजिए सप्लाई कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है जहां पर सप्लाई कम हो जाएगी वहां पर क्या होगा, जैसे ही सप्लाई कम होगी तो रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो जाएगा पर्टिकुलर उस करेंसी का। तो जैसे ही रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हुआ तो R3 आ जाएगा, और R3 विल बी 1:75। अब देखना ध्यान से, 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन प्राइस फॉर ए पर्टिकुलर, जब मैं बता रहा हूं कि आपको 1 मार्क्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा यहां से, कि जब कहा जाए व्हेन द एक्सचेंज रेट राइजेज, जब एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो इसका मतलब करेंसी डेप्रिशिएट होगी, डोमेस्टिक करेंसी। जब कहा गया कि एक्सचेंज रेट गिर गया तो क्या हो गया, एप्रिसिएशन, आपकी डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो गई, ठीक है। जब ये कहा जाए कि डिमांड फॉर डॉलर, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज, तो इसका डोमेस्टिक करेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, व्हेन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज your domestic currency gets depreciated, and when the demand for particular foreign currency falls, your domestic currency gets appreciated. Likewise, when the supply of a particular currency increases, your domestic currency gets appreciated, and when the supply for a particular currency gets falls down, then your own domestic currency gets depreciated. क्यों है, अब देखते हैं क्यों है। देखिए आपने देखा कि यहां पर जैसे ही डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ने का क्या इंपैक्ट है, कई तरीके से बोला जा सकता है। डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया क्या मतलब है भाई, वही तो बात है, डिमांड बढ़ गया तो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया तो डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। क्यों डेप्रिशिएट हो गई, क्योंकि पहले 1.70 में, यानी कि एक रुपए में, $1 में 70 रुपए की चीजें ले सकते थे, अब आप 1 रुपए में 75 रुपए की चीजें ले सकते हो। व्हेन द डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर करेंसी फॉल्स, जब डिमांड गिरती है उस चीज की, तो क्या होगा, जैसे डिमांड गिरी, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट नीचे आएगा, नीचे आ गया क्या मतलब, अब वो कम चीजें खरीद सकता है, तो आपका एप्रिसिएशन होगा। जब सप्लाई बढ़ गया, तो सप्लाई बढ़ गया का क्या मतलब हुआ कि यार सप्लाई बढ़ गया तो इसका मतलब है कि अब डिमांड कम है सप्लाई की कंपैरिजन में, तो रेट ऑफ एक्सचेंज नीचे आएगा। नीचे आते ही अब क्या होगा, आपकी डोमेस्टिक करेंसी मजबूत हुई, पहले 70 रुपए की चीज ले रहा था, अब 65 की ले सकता है, आपकी एप्रिशिएट होगी। जब सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई घट गई किसी चीज की, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर जाएगा, और रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर जाने का मतलब क्या है कि अब वो चीज आपके यहां पर, वो करेंसी मजबूत हो गई, आपके यहां ज्यादा चीजें खरीद सकती है, तो दैट मीन्स कि अब आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो गई। यही है बस फ्लोटिंग में। और अब हम देखते हैं कि हमें डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, हमें फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए आखिर। सोर्सेज आप लिख सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ, या हमें क्यों चाहिए होता है, और एक तरफ आप लिख सकते हैं कि सप्लाई ऑफ, यानी कि हमें कहां से मिलती है, कहां से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमें अगर बाहर, देखिए क्यों चाहिए हमें फॉरेन करेंसी, अगर हम विदेश में घूमने जाना चाहते हैं, हम वहां पर जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि वहां पर तो वहां की करेंसी चलेगी, तो ऑब्वियसली हमें वहां की करेंसी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या आ गया कि आप वहां पर अगर पिकनिक के लिए जा रहे हैं, और क्या आ गया, आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप वहां पर प्लांट खरीदना चाहते हैं, मशीनरी खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं वहां पर, तो वेजेस आप किस में देंगे वहां पर लोगों को, आप अपने वहां की करेंसी में देंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको चाहिए, और क्यों चाहिए आपको विदेशों से जो आपने ले रखा है लोन, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। आपको लोन्स की रीपेमेंट के लिए चाहिए, ठीक है। और आपको क्यों चाहिए भाई, अगर आपको बाहर कोई गिफ्ट्स भेजने तो आपको चाहिए, या
आपको क्यों चाहिए रेमिटेंसेस, आपको यहां से और बाहर आप कहीं पर भेजना है कुछ, तो आपको वो करेंसी चाहिए। मान लीजिए रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि आपके रिश्तेदार कहीं और रह रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ नौकरी करते हैं, आपके रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, तो आप अमेरिका में पैसा भेज रहे हैं, रेमिटेंसेस हैं। यहां हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है, एक्सेट्रा, अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसलिए हमें डिमांड होती है, हमें इस चीज की जरूरत होती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वी डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, की हमें पैसा, हमें डॉलर दो, हमें फलानी करेंसी दो। और मिलती कहां से है? जब कोई फॉरेनर हमारे यहां पर, कोई फॉरेनर हमारे यहां पर क्या आ जाए, इन्वेस्टमेंट होता है, एक होता है डायरेक्ट परचेजेस, डायरेक्ट परचेज की यहां अगर कुछ खरीदना है तो उसके लिए भी। तो कोई फॉरेनर हमारे यहां पर पिकनिक मनाने आए, हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट करे, हमारे यहां पर डायरेक्ट परचेजेस करेगा, तब हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? मान लीजिए कोई यूएस से आया इंडिया में, यहां उसको कुछ भी खरीदना है तो उसको रुपए चाहिए, और वो यूएस से अपने साथ डॉलर लेकर आया है। एक इंटरमीडिएटरी होगा आरबीआई। आरबीआई क्या है? आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया के अंदर रखता है, यानी कि अपने पास रखता है। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के पास रहता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई के पास होता है। तो ये आएगा, ये आरबीआई को जो है डॉलर देगा, और आरबीआई डॉलर के बदले इसको रुपए दे देगी। तो हमारे को डॉलर मिल रहा है का मतलब है हमारे देश का डॉलर रिजर्व बढ़ रहा है। फिर क्या होगा? हमने किसी को लोन दे रखा है, तो उस लोन की रीपेमेंट के टाइम पे हमें मिलेगा पैसा, हमें कोई गिफ्ट देगा, हमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, हमारे लिए कोई रेमिटेंसेस भेजेगा, तो वो डॉलर में आएगी। तो ये सप्लाई के सोर्सेज हैं। अब हम देखेंगे कि मैनेज्ड फ्लोटिंग क्या है। मैनेज्ड फ्लोटिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आसान है और उसमें बड़ा मजा भी आता है। ही सजेस्ट कर रहा है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि उस तरह से तो है, डिमांड और सप्लाई ही इसको डिटरमाइन करेंगी। बस मैनेज्ड यानी कि थोड़ा सा जो सेंट्रल बैंक होगा कंट्रीज का, वो इसको मैनेज करेगा, थोड़ा सा खेल खेलेगा, कभी डिमांड बढ़ा देगा, कभी घटा देगा, थोड़ा सा गेम खेलेगा, इसलिए इसको डर्टी एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। देखिए हम देखते हैं कि अब ये मैनेज कैसे किया जाएगा। देखिए करेंसी के साथ, डोमेस्टिक करेंसी के साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो एप्रिशिएट हो जाए, एप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस उसकी और फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाता है तो एप्रिशिएट कब होती है? जब रेट ऑफ एक्सचेंज गिरता है, यानी कि 1.70 से 1.65 पर जब आ गया। एप्रिशिएट कब होती है? जब रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होता है, माने 1.70 से 1.75 चला जाता है। और क्या कह सकते हैं हम? डिमांड और सप्लाई की तरफ से देखें, खासकर डिमांड की तरफ से देखें, तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इसमें क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? देखिए सिंपल सी बात है कि डायग्राम आप बना के देख लें। ये डी डी एस एस, मान लीजिए डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया, तो डिमांड इंक्रीजेज। व्हेन डिमांड इंक्रीजेज तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, डिमांड जब इंक्रीज हुई तो आपने देखा कि डेप्रिसिएशन। देखिए डिमांड वाले केस में हम देखें तो एक डायग्राम बना करके हम देखते हैं। ये डीडी है, ये सप्लाई कर्व है। अब नीचे आने के लिए क्या होगा? सप्लाई तो वही रहे लेकिन डिमांड गिर जाए, तो डिमांड जब गिर गई तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे, रेट ऑफ एक्सचेंज नीचे आया, तो सप्लाई डिमांड नीचे आए। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज कम हो, यहां पर रिवर्स हो जाएगा कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेस। सप्लाई की तरफ से देखें तो सप्लाई क्या होगी? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगी, रिवर्स होता है इनका, तो इंक्रीज हो तब नीचे आएगा ये। और यहां पर
सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीज हो। अब हम देखते हैं कि मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, हम आरबीआई का एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं और डॉलर के साथ ही हम इसको कंपेयर करके देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट आर चल रही है और वो आर चल रही है $1 इज टू 70 रुपीज। क्वेश्चन भी बनता है, इसी तरह से बनते हैं कि व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज या राइजेज तो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, मान लेते हैं कि हम R1 हो गया $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज हो गया। व्हाट विल बी द इंपैक्ट? फर्स्ट, दिस सिचुएशन इंप्लाइज द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मीन्स द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज रिड्यूस्ड टू सम एक्सटेंट। अब मोर थिंग्स कैन बी परचेज्ड, more things can be purchased by using $1। तो जब ज्यादा चीजें परचेज कर पाएंगे, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का फायदा देखिएगा। यहां पर मैं बता रहा हूं, जब करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, एक ही बात, यहां पर क्या होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा अब इस चीज को, करेंसी डेप्रिशिएट होने का फायदा क्या है? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, क्योंकि वहां वाले लोग सोचेंगे यार पहले 70 रुपए की चीज ले सकते हैं, 75 की ले सकते हैं, फटाफट उठा लेंगे, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। नुकसान क्या होगा? नुकसान यह होगा कि आपको अपने लोन्स की रीपेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, जहां 70 मार्केट में आप 70 रुपए देकर के $1 परचेज कर रहे थे, अब आपको 75 देना पड़ेगा, तो वहां पर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि R2 आ जाए, $1 इज टू 65 रुपीज आ जाए, तो क्या होगा? अब आपके एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे पर आपके इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप 65 रुपए देकर के कोई चीज खरीद सकते हो तो आप ज्यादा चीजें खरीदोगे। अब आपके लोन्स की रीपेमेंट में आसानी होगी, इंटरेस्ट पेमेंट में आसानी होगी। ये बातें हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कंडीशन थी, आरबीआई सही चल रहा था, आरबीआई को कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ कि ये आ गया, ये कंडीशन बन गई केस 1। इस केस 1 में क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, और फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज कब होता है? जब उसकी डिमांड क्या कर जाए? जब डिमांड फॉर डॉलर एक्सीड्स सप्लाई ऑफ डॉलर। जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड डॉलर की बढ़ जाए और उतनी सप्लाई ना हो तो डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी, यानी कि डॉलर मजबूत हो जाएगा किसी और करेंसी के मुकाबले, और इसमें हम इंडियन करेंसी को ले रहे हैं। अगर यानी कि इन दो केसेस में क्या है, अगर इक्विलिब्रियम पर पहुंचना है तो क्या होगा? दो तरीके से इक्विलिब्रियम पे पहुंचा जा सकता है D/S लाने के लिए, कि या तो डिमांड कम हो जाए, ठीक है, या सप्लाई बढ़ जाए। तो अब आरबीआई डिमांड के साथ तो नहीं कर सकता, आरबीआई सप्लाई के साथ कर सकता है। आरबीआई क्या करेगा ऐसे केस में कि आरबीआई सप्लाई बढ़ा देगा, यानी कि आरबीआई स्टार्ट सेलिंग डॉलर। आरबीआई डॉलर को छोड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा डॉलर मार्केट में लाएगा, वो कुछ भी करके लाए, किसी भी तरीके से कोई और करेंसी परचेज करने के लिए, अपने लोन्स चुकाने के लिए, अपने कुछ भी करने के लिए वो मार्केट में डॉलर लेकर के आएगा। वो अपने रिजर्व्स में से डॉलर उठाएगा और मार्केट में डालेगा, और जैसे ही मार्केट में डालेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ जाएगी तो ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ा हुआ था ये वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाएगा आर पर, ठीक है। अब हम मानते हैं कि R2 हो गया, मान लेते हैं R2 कब होगा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरेगा कब? जब डिमांड फॉर डॉलर इज लेस देन सप्लाई ऑफ डॉलर। की सप्लाई ज्यादा है डॉलर की, यार डिमांड कम चल रही है, ऐसे में क्या करेगा? फटाफट डॉलर को परचेज करना शुरू करेगा। तो ऐसे केस में आरबीआई डॉलर को परचेज कर लेगा, अपनी करेंसी दे करके डॉलर परचेज कर लेगा, कुछ भी करके डॉलर को उठाएगा मार्केट से,
ऐसे में आरबीआई को फायदा है। मैनेज्ड फ्लोटिंग क्यों की जाती है? ये दो तो रीजन है ही। मैनेज्ड फ्लोटिंग की जाती है आपके इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, खासकर इंपोर्ट बिल्स ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्सपोर्ट बिल्स अच्छा रहेगा। इंपोर्ट बिल्स महंगे कब हो जाएंगे? कब बाहर से चीजें मंगवानी महंगी हो जाएंगी? जब डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाए, यानी कि इस कंडीशन में तो मैनेज करने के लिए। और एक्सपोर्ट बिल्स कब महंगे हो जाएंगे? एक्सपोर्ट बिल्स जो है उसको क्या होगा कि सस्ते हो जाएंगे अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। अब ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो एक्सपोर्ट बिल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक्सपोर्ट बिल्स अब आपके लिए महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले 70 अब 75। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बैलेंस करने के लिए यहां पर ये किया जाता है और इसीलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है। दो टर्म्स और रह गई हैं बस इस चैप्टर में, और कुछ नहीं बचा है। मैं आपको फिर से एक बात कह देता हूं, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, अब आता है डिवैल्यूएशन और आता है, बस डिवैल्यूएशन को समझना है। अपनी करेंसी की डिमांड, देखिए करेंसी की डिमांड डेप्रिसिएशन की जरूरत, डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन में इंटरनेशनल मार्केट में आपकी प्राइसेस गिर जाती, आपका जो है करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। यहां पर डिमांड और सप्लाई इसको देखेगा, ठीक है। लेकिन डिवैल्यूएशन में क्या होता है? जब आप अपनी वैल्यू को खुद गिरा दें, यानी कि गवर्नमेंट उसको गिरा दे। फायदा क्या है डिवैल्यूएशन करने का? मान लेते हैं 1.75 था, अब आपने 1.80 कर दिया, खुद डिवैल्यू कर दिया करेंसी को। तो डिवैल्यू कर दिया का क्या मतलब है? एक्सपोर्ट अच्छा होगा अब आपका, अब मजा आएगा आपको, क्योंकि अब लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे। अगर आप इसको बढ़ा देते, मान लीजिए एवेल्युएशन कर देते, तो 1:70 हो जाता करेंसी का इवेल्युएशन, तो 170 हो जाता। इसका मतलब क्या होता? अब आप इंपोर्ट सस्ते पड़ेंगे। केवल इतना ही है इस चैप्टर में। इस चैप्टर से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।